हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इससे पहले 2 पार्ट आपके लिए बना दिए हैं। सो दिस विल बी द थर्ड पार्ट इन विच वी विल डिस्कस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, ओके, एंड इट्स की फैक्टर ऑल्सो. So let's get started with the topic that has been given before you, the Indian Constitution key features. ये टॉपिक से शुरू करते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो की फीचर है संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के, कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, किस तरीके से इसमें चीज़ों को शामिल किया गया. व्हाट वाज द चैलेंजेस बिफोर द पीपल हु मेड दिस. बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स. मतलब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही, 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी, 1900, 20वीं सदी मतलब 1900 जब स्टार्ट हो चुकी थी, तब से ही जो इंडियन मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो एक्टिव हो गए. किसके लिए एक्टिव हुए? क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से. कई दशक से इस युद्ध को वो लड़ रहे थे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इस स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन के लिए, जो राष्ट्रवादी नेता थे, हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. मतलब इस जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो इस आंदोलन को इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी कल्पना थी और उनकी प्लानिंग थी कि जब इंडिया स्वतंत्र हो जाएगा तो वो कैसा होगा. अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, अंग्रेजी शासन जब था इंडिया में, तो दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स, उनको फोर्स किया जाता था टू ओबे रूल्स, नियमों का पालन करने के लिए. दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जिसको बनाने में उनकी बहुत कम भूमिका थी, जिनको उन्होंने शायद ही नहीं बनाया था. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जो उनका जो अथॉरिटेरियन जो रूल थे, जो नियम बनाए हुए थे, जो उपनिवेशवाद के तहत बने थे कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, तो वो ये कन्विंस करता था कि इंडिया जब फ्री हो जाएगा तो इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, मतलब जब फ्री होगा तो वो एक डेमोक्रेसी के रूप में फ्री होगा, जिसमें सभी लोगों के साथ में इक्वल व्यवहार किया जाएगा. एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट बनाने में भी अपने पार्टिसिपेशन करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे. वॉट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया. अब क्या होना है, अब क्या होना था, जब इसके लिए काम स्टार्ट हो गया था, जिसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वुड बी सेटअप इन इंडिया, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी, इस तरह की बातें होने लगी. एंड द रूल्स दैट वुड बी डिटरमाइंड इट्स फंक्शनिंग, और जो नियम बनाए जाएंगे वो इसकी फंक्शनिंग को डिटरमाइन करेंगे, जो इसमें शासन को चलाने में डिटरमाइन करेंगे. दिस वाज डन नॉट बाई वन पर्सन, ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया. ये जो नियम बने हुए थे, ये जो नियम बने थे इंडिया को चलाने के, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के, इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का योगदान नहीं था. इसमें लगभग 300 लोगों का ग्रुप था. मोर देन 300 पीपल आर इन्वॉल्व. इसमें 300 लोग शामिल थे. हु बिकेम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली, जो इस नियमावली यानी जो संविधान सभा है उसके सदस्य के मेंबर बने. इन 1946, 1946 में, 1946 में ये लोग एक ग्रुप में आए. हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो समय समय पर अगले 3 सालों में मिलते रहे और भारत के संविधान को लिखते रहे. दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम, ये जो सदस्य थे इनके सामने बहुत बड़ा काम था. द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, भारत जो था वो अलग अलग कम्युनिटीज, समुदाय में बटा हुआ था. वो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलग अलग भाषा बोलते थे. बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे लोग. एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और सबकी अलग अलग संस्कृति हुआ करती थी, संस्कार होते थे. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइड, तो भारत एक कंसिडरेबल हलचल से गुजर रहा था. टर्मोइल मीन्स होता है हलचल, हलचल से गुजर रहा था. चारों तरफ एक उथल फुथल थी. द पार्टीशन ऑफ कंट्री इंडो इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो भारत का, अखंड भारत का जो विभाजन किया गया था, पार्टीशन, इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान में, वाज इमिनेंट, मतलब ये जो ये काफ़ी इमिनेंट था. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, अब इमिनेंट क्यों था, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर,
तो इस तरीके से कुछ स्टेट ऐसे थे जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो इसलिए ऐसे अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और ये जो थे ये अपने फ्यूचर के बारे में अनडिसाइडेड थे, ये कहते थे कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। लेकिन इंडिया के जो नेशनलिस्ट जो लोग थे वो ये चाहते थे कि ये सब लोग भारत में शामिल हों। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेस्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमल। और जो सोशल आर्थिक कंडीशन थी भारत की वो काफ़ी डिसमल थी, काफ़ी चिंताजनक थी। ऑल दीज इश्यू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये जितने भी मुद्दे थे, जितने भी इश्यू थे, सभी जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी। एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने संविधान की रचना की, दे रोज टू द ओकेशन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। उन्होंने इस ओकेशन को, इस सब चीज़ों को उसमें उठाया और भारत को एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया दैट रिफ्लेक्ट अ रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी को, विविधता को मेंटेन करने में और उसका सम्मान करने में, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और दूसरी चीज़, डाइवर्सिटी तो है ही, डाइवर्सिटी के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर एरेडिकेटिंग। ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट बना, जो संविधान बना, ये फॉर एरेडिकेटिंग पॉवर्टी, ये गरीबी को निकालने में, देश से गरीबी को बाहर निकालने में, किसके आधार पर, सामाजिक आर्थिक सुधारों के आधार पर, इस पर भी रिफ्लेक्ट करता है। एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, कि लोग, जो लोग हैं इस देश के, पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे सरकार में, उनको वो खुद चुन सकें। इसका भी जो संविधान है वो विशेष ध्यान रखता है। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स दिए हुए हैं। व्हाइल रीडिंग दीज, इनको पढ़ते समय कीप इन माइंड द अबव मेंशन्ड कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर जो आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया, उसकी यूनिटी के बारे में बताया गया, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया, एंड द रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद, और उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया, और जो ऑथर्स थे इस डॉक्यूमेंट के पर ग्रैपलिंग विद, वो चीज़ों को कहाँ कहाँ से ग्रैपल कर रहे थे, कहाँ कहाँ से इन चीज़ों का वो सामना कर रहे थे। ट्राई, उनके दिमाग में एक बैलेंस था, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच। अब आपको उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है जिन तरीके से उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की इन सभी चिंताजनक मुद्दों को लेकर के, विद देयर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट के साथ में, टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, जिससे इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, इनटू ए स्ट्रॉन्ग, मजबूत डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में भारत उभर करके सामने आया। तो दिस इज़ द फर्स्ट की फीचर हैज़ बीन गिवन बिफोर यू। दिस इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। फेडरलिज्म को अगर हिंदी में बोला जाए तो संघवाद होता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। यानी आपने देखा होगा कि देश में जो केंद्र सरकार होती है वो एक तरह की गवर्नमेंट होती है, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक तरह की गवर्नमेंट होती है। तो इसी को हम कहीं ना कहीं फेडरलिज्म से जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक से अधिक लेवल की जो गवर्नमेंट होती है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। भारत में आपने दो तरह की गवर्नमेंट देखी है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। पंचायत राज इज द थर्ड टायर गवर्नमेंट। जो पंचायत राज है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो छोटे क्षेत्र हैं, वो एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक, और तुमने ये क्लास 6th की बुक में पढ़ी है। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th, और हमने जो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो। एंड दिस ईयर, और इस साल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द बेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन्ट दैट, अलग अलग तरह के समुदाय जो भारत में रहते हैं, इसका मतलब है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड। एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, एक जो सरकारी तंत्र का जो सिस्टम है, उसकी ज़रूरत है। टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व, डिवाइज्ड इस तरीके से डिवाइज किया गया, इस तरीके से बांटा गया सरकार को, दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग। इससे जो न्यू दिल्ली में बैठ कर के ही, न्यू दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं सरकार के प्रतिनिधि, वो दिल्ली में ही ना बैठे रहें, उन लोगों के पास भी रहें। एंड मेकिंग, और क्या करें वो? एंड मेकिंग डिसीजंस, और अपना निर्णय लें फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए।
Instead, it was important to have another level of government in the state. Instead, इसके बजाय इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक दूसरे तरह की सरकार जो स्टेट में होती है, ताकि डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया, ताकि डिसीजन एक विशेष क्षेत्र के लिए लिए जा सकें, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एन्जॉय ऑटोनॉमी, यद्यपि जो प्रत्येक स्टेट है वहाँ पर खुद की अपनी एक तंत्र होता है, सरकार होती है। इन एक्साइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यू, बहुत सारे मुद्दों पर अपना काम करने के लिए, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, चाहे वो राष्ट्रीय हित की बात हो, रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यद्यपि ये जो स्टेट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट, संविधान के पास में एक पूरी की पूरी लिस्ट है, दैट डिटेल द इश्यू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन इट, और इसमें यह भी है कि प्रत्येक तरह की जो सरकार है वो अपना खुद का एक कानून बना सकती है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज, इन एडिशन टू, अगर जो संविधान है वो इसको स्पेसिफाई भी करता है, वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, और जो प्रत्येक तरह की जो सरकार है वो पैसा प्राप्त कर सकती है, मनी प्राप्त कर सकती है, फ्रॉम फॉर द वर्क, अपने काम के लिए, दैट इट डज, जो वो काम करती है। अंडर फेडरलिज्म, अगर संघवाद की दृष्टि से देखा जाए, संघवाद की अगर अंडर फेडरलिज्म अगर इस चीज़ को देखा जाए तो द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यद्यपि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट जो केंद्र में जो सरकार होती है उसकी एजेंट नहीं होती, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी, उसके भी अपने अधिकार होते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जो इसको संविधान के साथ साथ मिले हुए होते हैं। ऑल पर्सनस इंडिया आर गवर्नड बाई लॉ, हर व्यक्ति जो भारत में रहता है वो कानूनों से बंधा हुआ है, एंड पॉलिसीज़ और नियमों से बंधा हुआ है, मेड बाई ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इन जो विभिन्न तरह की सरकारों ने नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की सरकार हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की सरकार हो। सेकंड जो की फीचर यहाँ पे आता है वो आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार जो संसद के थ्रू चलती हो। द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, आपने अभी अभी अलग अलग तरह की सरकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। योर क्लास सेवन्थ बुक बिगन विद द स्टोरी ऑफ कांता, आपकी जो क्लास सेवन्थ की बुक में आपने पढ़ा कि आपने पढ़ा होगा कि वो एक कांता के नाम की महिला है, वहाँ से शुरू होती है। हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, जो अपना वोट देने के लिए इलेक्शन के समय लाइन में खड़ी हुई है। ये भी पिक्चर है, दिस इज द सीन ऑफ इलेक्शन टाइम, you can see everyone is standing in a line to cast their vote. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सर्फेस, हमारा जो संविधान है वो हमको ये गारंटी देता है, इसकी गारंटी देता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी फ्रेंचाइज, यानी वयस्क मताधिकार, जो सभी के लिए कैसा है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की हमें गारंटी देता है। इसमें सभी लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल सिटीजन व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये संविधान बना रहे थे, जब लोग जो थे जिन्होंने संविधान बनाया था, मोर देन 300 पीपल, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया कि फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हमने लड़ा है, इसने क्या किया है, इसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हमें तैयार किया, उन्होंने तैयार किया ये पूरा जो ग्रुप है मासेस, ताकि सब लोग अपने अधिकारों का यूज उपयोग कर सकें। दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज, इससे क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बना, इस ये क्या करेगा, दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंड सेट एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, ये जो यूनिवर्सल डेमोक्रेसी में अपना योगदान देगा कि लोग जो है वो कास्ट से ऊपर उठ करके सोचें,
क्लास अपने वर्ग से ऊपर उठ करके सोचें, एंड जेंडर हियरार्चीज, और अपना जो जेंडर है, जेंडर जो उनका है, वंशवाद जो है, उससे वो ऊपर उठ करके सोचें, और अपने को इक्वलिटी, इक्वल माने कि हम सबको अपना वोट देने का अधिकार है। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है जो भारत के लोग हैं उनके पास एक डायरेक्ट भूमिका है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सकते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यद्यपि भारत का प्रत्येक नागरिक रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, अपने सोशल बैकग्राउंड से ऊपर उठ करके, मतलब अपने सामाजिक जो उसका बैकग्राउंड है, चाहे वो गरीब है या फिर पैसे वाला है, या फिर उसका जो भी सोशल बैकग्राउंड है, उसको ध्यान में न रखते हुए कैन ऑल्सो कंटेंट एन इलेक्शन कंटेस्ट, वो अपना इलेक्शन में भूमिका निभा सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबिलिटी टू पीपल, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं टू द पीपल, लोगों के प्रति। यू विल रीड मोर अबाउट माई रिप्रेजेंटेटिव इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शन इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। आप इसमें पढ़ोगे, ये जो इसका जो यूनिट 2 है, आने वाला जो नेक्स्ट जो यूनिट है, उसमें आप पढ़ोगे किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक क्रूशियल रोल होता है टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जिसमें प्रजातंत्र जो देश है उसकी फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से किया जा सके। तो दिस इज द पार्ट थर्ड। द रिमेनिंग chapter I will explain in the fourth part and the end part. Okay, so keep watching my videos, upcoming videos. If you have any query, then you can get on my WhatsApp number. So thank you very much.